हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाला हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो ये हमारा क्या है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। क्या है, CuSO4 कॉपर सल्फेट का हमारा क्या है, तो एक विलयन है। जब इसमें हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, तो ZnSO4 प्लस क्या बाहर निकल जाता है, तो कॉपर बाहर निकल जाता है। तो यही हमारा क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या हुआ है, इसमें जो कॉपर है उसको जिंक क्या कर दिया है, तो विस्थापित कर दिया है। तो इसमें कितने तत्वों की विस्थापन हुआ है, तो एक। कौन सा है, तो कॉपर बाहर निकल गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे देंगे, तो किसी विलयन में उपस्थित एक तत्व किसी दूसरे विलयन में उपस्थित एक तत्व को विस्थापित कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व, क्या, तो किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर, क्या, जब किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, क्या, स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में क्या है, तो CuSO4 प्लस जिंक जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये कॉपर को क्या कर देगा, तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, ये कॉपर को विस्थापित कर स्वयं यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्थान लगेगा। मतलब कॉपर के जगह पर अब क्या चला जाएगा, तो जिंक चला जाएगा। ये हमारा क्या है, अब ये क्या बना लिए, तो जिंक सल्फेट बना लिए। क्या बना लिए, जिंक सल्फेट। और कॉपर का हो गया, तो कॉपर बाहर निकल गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो जब किसी यौगिक में उपस्थित, क्या, जब किसी यौगिक में उपस्थित एक तत्व किसी दूसरे यौगिक में उपस्थित तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ये जिंक जो है वो कॉपर का स्थान ले लिया है यहाँ पर। तो क्या बना लिया है, जिंक सल्फेट बना लिया है। और क्या, बाहर कॉपर निकल गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो जुगनू रात में ही क्यों चमकते हैं। जो जुगनू होते हैं वो रात में ही क्यों चमकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। क्या होती है, तो जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है जो एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में, जो एक विशेष एंजाइम की उपस्थिति में वायु उपचयन अभिक्रिया करती है। क्या करती है, तो वायु उपचयन अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तो इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, और जिसके कारण जुगनू जो होता है वो रात के समय क्या होता है, चमकता है। क्या होता है, चमकता है। तो जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, तो चलिए एक बार और देखते हैं। जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है। क्या होती है, तो हम लिखेंगे जुगनू में एक विशेष प्रकार की फास्फोरस युक्त प्रोटीन होती है जो एक विशिष्ट प्रकार की क्या करती है, एंजाइम उपस्थित होती है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार की एंजाइम उपस्थित होती है। इसमें वायु उपचयन अभिक्रिया
करती है और इस अभिक्रिया में दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो जुगनू होता है वो रात के समय क्या करता है, तो चमकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या होती है, तो जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण क्या है, तो देखिए कार्बन प्लस ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कार्बन है, क्या है, इसको हम बोलते हैं कार्बन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कार्बन है, क्या है, तो ये हमारा कार्बन हो गया और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, क्या हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीजन। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा कितना निकलेगी, तो 44.3 कैलोरी ऊष्मा क्या होगी, इसमें से निकलेगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। इसका उदाहरण हो गया कार्बन, जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 44.3 कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो है वो वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। क्या एक भूरे रंग का चमकदार क्या है, तत्व है जिसे हम वायु में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, कैसा हो जाता है, तो वह काले रंग का हो जाता है। तो इस तत्व जो X है उस काले रंग का यौगिक का नाम बताना है। ठीक, क्या करना है, उस यौगिक का नाम बताना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, तो एक भूरे रंग का क्या है, चमकदार तत्व है X है जिसे हम वायु में गर्म करते हैं तो वह काले रंग का हो जाता है, तथा उस X तत्व जो है उस काले रंग के यौगिक का नाम बताना है। ठीक, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या है, चमकदार भूरे रंग का तत्व, क्या चमकदार भूरे रंग का तत्व X जो है वो क्या है, वो कॉपर है, क्या है, कॉपर है, क्या है, चमकदार भूरे रंग का तत्व X जो है वो क्या है, वो कॉपर है। जब इसे हवा में गर्म करते हैं, कहाँ पर गर्म करते हैं, तो वायु में, कहाँ पर गर्म करते हैं, तो वायु में गर्म करते हैं। जब इसे हवा में गर्म करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड क्या बनाता है, जब इसे हवा में गर्म करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड, जब यह हवा में गर्म करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण यह काला पड़ जाता है, क्या हो जाता है, चमकदार भूरे रंग का जो तत्व है X जो है वो कॉपर है, क्या है, चमकदार भूरे रंग का तत्व X वो कॉपर है। जब इसे हवा में हम गर्म करते हैं तो यह कॉपर ऑक्साइड के जमा होने के कारण ये काला पड़ जाता है, क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। इसका उदाहरण क्या है, तो ये कॉपर है प्लस ऑक्सीजन, क्या है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन। जब ये ऊष्मा हम इसे देंगे तो ये क्या बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ये हमारा इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा काला, कैसा होगा, काला। और ये क्या है, तो कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड है ये हमारा, ये क्या बनाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है, क्या है, तो ऑक्सीजन है, ये हमारा ऑक्सीजन है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कॉपर है। तो जब कॉपर और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं,
कॉपर ऑक्साइड, और इसका रंग कैसा होगा? तो काला होगा। कैसा होगा? काला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो निम्न पदों का वर्णन कीजिए। क्या करना है? वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण पहला क्या है? तो संक्षारण। दूसरा क्या है? तो विकृत गंधिका। तो संक्षारण क्या होता है? चलिए देखते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है। क्या? जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो यह संक्षारित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो संक्षारित हो जाती है। और इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? तो संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु जो होती है वो अपने आसपास के अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित होती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या? संक्षारण बोलते हैं। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण चलिए देखते हैं। तो संक्षारण का उदाहरण क्या है? तो उदाहरण क्या है इसका? तो चांदी के ऊपर काली परत। क्या? तो चांदी के ऊपर काली परत वे तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, इसका क्या है? तो संक्षारण का प्रमुख उदाहरण है। इसका उदाहरण क्या है? तो चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना, ठीक, और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये संक्षारण का क्या है? तो प्रमुख उदाहरण है। क्या है? तो प्रमुख उदाहरण है इसका। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो विकृत गंधिका क्या है? विकृत गंधिता। तो जब वसा और तेल, क्या? तो जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ, क्या? जब वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया कर क्या हो जाती है? तो ऑक्सीकृत हो जाती है। जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाती है? तो ऑक्सीकृत हो जाती है तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है। क्या होती है? तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका स्वाद भी खराब हो जाता है, होने लगता है। और इसी हम प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी हम प्रक्रिया को बोलते हैं हम विकृत गंधिकता कहते हैं। क्या करते हैं? इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिका। तो विकृत गंधिका क्या होती है? जब कोई वसा और तेल से बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती है और उनका स्वाद भी खराब होने लगता है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या? तो इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिका क्या होती है? तो जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है तथा उनमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है और उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं क्या? तो विकृत गंधिता कहते हैं। उसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है अचार व मुरब्बे को खुले वायु में रखने पर वो खराब हो जाता है। जब हम अचार व मुरब्बे को खुले वायु में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो वो खराब हो जाता है। ये किसका उदाहरण है? तो ये विकृत गंधिता का क्या है? ये उदाहरण है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी, क्या? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही क्यों कहते हैं? क्या क्वेश्चन क्या है? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि, क्या उत्तर क्या है? तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है?
टूटता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है शोषण में क्या होता है, तो क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है वो भोजन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। क्या करती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की क्या होती है, शक्ति प्रदान करती है। फिर से एक बार देखते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो होता है वो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है, और जिसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, जो हमारे शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या है, तो C6H12O6, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये इसे बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या है, तो ग्लूकोज है। और C6O2 ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ऑक्सीजन है। क्या है, तो ये ऑक्सीजन है। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, 6CO2, ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस 6H2O, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जल है, और क्या ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्या ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन क्या है, तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो होता है उसका बदल जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो जब लोहे कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा होता है ना, जो लोहा होता है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है। क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है। जो लोहा जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा क्या होता है, तो अधिक क्रियाशील होता है। इसलिए यह कॉपर सल्फेट का विलयन में से कॉपर को क्या कर देता है, तो विस्थापित कर देता है। तो देखिए इसका उदाहरण है। क्या, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो आयरन है। क्या है, ये आयरन है, ये आयरन है। ये हमारा किसका विलयन है, तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। तो जो ये आयरन है, जो इसकी अधिक क्रियाशील है, किससे, तो कॉपर से। इसकी अभिक्रियाशीलता क्या है, कॉपर से अधिक है। इसलिए यहाँ पर ये कॉपर को विस्थापित कर दिया है और इसका स्थान क्या बना लिया है, तो अब बना लिया है कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट बन गया है। क्या बन गया है, तो आयरन सल्फेट बना लिया है। क्या, आयरन सल्फेट बन गया है। और क्या, तो कॉपर बाहर निकल गया है। क्या, कॉपर को विस्थापित कर दिया है, कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ले लिया है। ठीक, तो लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है तत्व है। क्या है, लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा क्या है, तो अधिक क्रियाशील तत्व है। इसलिए यह कॉपर सल्फेट विलयन में से विस्थापित कर देता है। ठीक, तो इसका ये उदाहरण हो गया। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित कॉपर लोहे की कील पर जम जाता है। क्या हो जाता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप विस्थापित जो कॉपर होता है, ये जो कॉपर होता है ना, वो लोहे की कील पर क्या हो जाता है, तो जम जाता है, तथा आयरन सल्फेट के विलयन में प्राप्त होता है। क्या होता है, तथा आयरन सल्फेट के विलयन में प्राप्त होता है, जिसका रंग कॉपर सल्फेट के विलयन से भी क्या होता है, तो हल्का होता है। क्या होता है, हल्का होता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो विस्थापित कॉपर होता है, ये कॉपर ये लोहे की कील पर जम जाता है और आयरन सल्फेट के विलयन में प्राप्त होता है। क्या, आयरन सल्फेट के विलयन में प्राप्त होता है, और जिसका रंग जो होता है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से हल्का होता है। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में हम क्यों रखते हैं। क्या, क्वेश्चन हमारा है सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में हम क्यों रखते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, यदि सिल्वर क्लोराइड का रंगहीन बोतल में भरा जाता है। क्या, अगर
सिल्वर क्लोराइड को रंगहीन बोतल में भरा जाता है तो प्रकाश की उपस्थिति में उपयुक्त अभिक्रिया के अनुसार क्या, तो प्रकाश की उपस्थिति में उपयुक्त अभिक्रिया के अनुसार वियोजित हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अतः अनुपयोगी हो जाता है। क्या, अनुपयोगी हो जाता है। अनुपयोगी मतलब उसको हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। और गहरा प्रकाश के मार्ग को अवरोधित कर देता है, अतः सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखा जाना उचित होगा। फिर से एक बार देखते हैं, यदि सिल्वर क्लोराइड को रंगहीन बोतल में हम भरा जाता है तो प्रकाश की उपस्थिति में यह उपरोक्त अभिक्रिया के अनुसार वियोजित हो जाता है और अनुपयोगी हो जाता है और गहरा प्रकाश के मार्ग में अवरोधित करता है। ठीक, अतः सिल्वर क्लोराइड को हम लोग गहरे रंग के बोतल में क्या करते हैं, तो रखा जाना उचित होगा। इसका उदाहरण क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड है। क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं तो ये वियोजित होकर क्या करता है, तो 2Ag मतलब 2 सिल्वर और प्लस क्लोराइड का निर्माण करता है, उत्पन्न करता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सिल्वर है, ये हमारा क्लोराइड है, तो ये वियोजित हो गया है। ये क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। तो जब इसे सूर्य के प्रकाश में वियोजित होकर क्या किया दिया है, तो सिल्वर और क्लोराइड क्या हो गया है, अलग हो गया है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा इतना ही है आज के लिए। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक, थैंक्स।